अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मॉड्यूल 13 का हम लास्ट टॉपिक कर लेते हैं जो हमारे पास है पोस्ट एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ठीक है, ये हमने जो लास्ट एक एग्जांपल किया है जो हमने 2-3 लेक्चर्स में किया, ये उसी से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब उसी जैसी एग्जांपल है, तो हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। हमारे पास पहले यहाँ पे ट्रायल बैलेंस गिवन है क्वेश्चन के स्टेटमेंट में। ठीक है, जो हमारे पास कहाँ से है, डिसेंट ट्रेडर्स का है और दिसंबर 31, 2009 इसकी क्लोजिंग डेट है। ठीक है, अब कैपिटल पहले तो आपने इलो मार्क कर लेने हैं कि क्या चीज़ हमारी एसिड है और क्या चीज़ हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, कैपिटल अकाउंट देख लेंगे। ये हमारे पास क्या है, ऑनर्स इक्विटी। ड्राइंग्स अकाउंट है। ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट हमारे पास क्या आ जाएगा। अब ड्राइंग अकाउंट में हमारा क्या होता है, होती तो ये ऑनर के पर्सनल यूज़ के लिए चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन जो बिजनेस पे उसने इन्वेस्ट किया वो क्या हो रहा है, उसमें से ये ड्राइंग अकाउंट क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। मतलब जो उसका कैपिटल था उसमें से ड्राइंग अकाउंट क्या कर रहा है, ड्राइंग अकाउंट में जब भी कोई हम चीज़ यूज़ करेंगे तो वो हमें क्या कर रहा है, वो हमारा माइनस कर रहा है किसको, कैपिटल अकाउंट को। मतलब ऑनर्स की इक्विटी को वो हमारा माइनस कर रहा है। तो ड्राइंग अकाउंट भी हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ऑनर इक्विटी आएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको माइनस कर रहा है। अब माइनस कर रहा है तो इसलिए हम इसको डेबिट साइड पे लिख देंगे, और जो हमारा ओरिजिनल हमारा अकाउंट है ऑनर्स इक्विटी का, वो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, इसलिए हमने इसकी नेचर चेंज करके इसको डेबिट साइड पे लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास बिल्डिंग है, ये हमारा एसेट है। ठीक है, ये हमारे डेबिट साइड पे आ गया। शोरूम रैक्स है। ठीक है, अब आपने क्या किया, अपने शोरूम के लिए कुछ रैक्स हैं। ठीक है, और ये आपका जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एसेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा फर्नीचर। फर्नीचर एंड फिक्सचर भी हमारा एसेट है। ठीक है, स्टाफ एडवांस है। अब हम क्या कर रहे हैं, अपने स्टाफ का जो है वो हम एडवांस ले रहे हैं। ठीक है, एडवांस उनको, ठीक है, हमने क्या किया, अपने स्टाफ मेंबर को क्या दिया, उनको हमने एडवांस दिया। अब हम उसको एडवांस दे रहे हैं, मतलब इन फ्यूचर में हम उनसे एडवांस रिसीव करेंगे। मतलब हम उनको एज एन, मतलब आप कह लें लोन दे रहे हैं ना। ठीक है, एज अ लोन दे रहे हैं, तो अब हम फ्यूचर में उनसे एडवांस रिसीव करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा एसेट आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारा क्या है, कोंट्रा टू एसेट। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, कोंट्रा टू एसेट। मतलब एसिड के अगेंस्ट, एसिड के अगेंस्ट हमारा ये मतलब होगा कि एसिड जो है वो हमारा क्या है, डेबिट होता है, लेकिन काउंटर टू एसिड है तो ये हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सपोर्ट सेल्स। अब हम क्या कर रहे हैं, सेल्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बैरून मुल्क भेज रहे हैं, तो ये हमारी इनसे क्या आएगी, हमारे पास इनकम आएगी। और लोकल सेल्स मतलब अपने ही कंट्री में रह के हम क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, तो ये भी हमारे पास आ जाएंगे इनकम। ठीक है, ये सीधे सीधे हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये हमारे पास होती है लाइबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मार्केटिंग एक्सपेंस, तो ये हमारे एक्सपेंस हो जाएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब हमने क्या की, हमने गुड्स सेल की और उनसे हमें क्या आई, हमारी कॉस्ट मिली। ये हमारे पास क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सन्ड्री डेटर। अब सन्ड्री डेटर हमारे क्या हैं, इन्होंने हमारे पैसे देने हैं, तो अभी इन्होंने हमारे पैसे देने हैं, तो इन फ्यूचर में हमें इनसे क्या आएगी, इनकम आएगी, मतलब हमें पैसे आएंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, ये हमारे एसेट्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने स्टाफ को सैलरी दी तो हमें क्या था, इन फ्यूचर हमारे स्टाफ हमें जो एडवांस दिया है ये हमें क्या करेंगे, वापस करेंगे। इसी तरह सन्ड्री डेटर्स ने भी हमारे पैसे देने हैं और सन्ड्री क्रेडिटर ने हमारे पैसे, हमने इनके पैसे देने हैं, तो ये हमारे पास लाइबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास स्टॉक है। ठीक है, स्टॉक को हम क्या लेंगे, अब ये देखिए यहाँ पे ये जो है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये हमारा रिलेट करता है स्टॉक से। अगर हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो हमारे पास एज एन एक्सपेंस हमने इसको लिया। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारा एसेट भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो हम गुड्स सेल कर रहे हैं हमारे पास उसकी कॉस्ट है, तो ये हमारा एसेट भी हो सकता है। जब हमारे पास ये डेबिट हो रही हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो जो हमारे पास स्टॉक होता है हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या होता है, ये हमारा एसेट होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैश एट बैंक। ठीक है, बैंक में कोई कैश पड़ी है, ये भी एसेट है। और कैश इन हैंड जो है वो भी हमारे पास क्या है, हमारा एसेट है। अब हमने क्या कर दिए, इलो मार्क कर दिए। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, बैलेंस शीट और किसकी तरफ जाएंगे, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की तरफ। ठीक है,
यहाँ पे पहले हम इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स भी इन्होंने दी हुई है। अगर एडजस्टमेंट यहाँ पे ना दी होती तो हम क्या करते, डायरेक्ट ही अपने क्वेश्चन की तरफ जाते, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है तो हम पहले इनको रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारी क्या है, चार्ज डेप्रिसिएशन एट दिस। ठीक है, 10% हमारे पास डेप्रिसिएशन रेट है, किस किस पे चार्ज हो रहा है, बिल्डिंग पे, शोरूम टैक्स पे और फर्नीचर एंड फिक्सचर पे। ठीक है, तीन चीज़ों पे हमने क्या अप्लाई करना है, डेप्रिसिएशन रेट अप्लाई करना है। और सेकंड हमारे पास क्या कहता है कि सैंडरी डेटर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। अ कस्टमर हु इज़ इन डिफ़ॉल्ट फॉर ₹44,000। ठीक है, 44,000 हमारे उसने कस्टमर ने क्या करने हैं, पे करने, एंड एक्सपेक्टेड रिकवरी फ्रॉम हिम इज़ नॉट मोर देन 45%। ठीक है, सॉरी 75%। 75% से ज़्यादा रिकवरी हमें उससे एक्सपेक्ट नहीं है कि वो हमें 75% से ज़्यादा अमाउंट देगा, मतलब पूरी हमें वो अमाउंट नहीं देगा। ठीक है, सेकंड पे क्या है कि हम एक कस्टमर ने हमसे 25,000 लिए हैं और सेम वही कस्टमर, ठीक है, जो हमारा डेटर है 25,000 लेके हम उसके वो हमारा क्या है, क्रेडिटर भी है, उसने हमसे पैसे लेने भी हैं, लेने कितने हैं 30,000। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि उसने हमारे 25,000 देने हैं और लेने उसने हमसे कितने हैं 30,000। ठीक है, मतलब एट द सेम टाइम वो हमारा डेटर भी है और क्रेडिटर भी है। लेकिन आगे ब्रैकेट में पढ़े, हाउएवर सेट ऑफ इज नॉट रिक्वायर्ड। सेट ऑफ जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। सेट ऑफ हमारे पास क्या होता है, हम क्या करते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, एडजस्ट कैसे करते हैं कि मतलब ये हमारा डेटर है और क्रेडिटर भी है, तो हम कहते हैं कि हमने इसके 25,000 देने हैं, तो ये जो इससे 30,000 हमारा देना है ना, इसी में ये एडजस्ट कर ले। ठीक है, इसी में एडजस्ट करके और हमें सिर्फ क्या करे 5,000 दे दे और हमसे ये 1 रुपया भी ना ले। ठीक है, जो हमने इसके देने हैं वो भी हम किस में से एडजस्ट कर रहे हैं, जो हमने उससे लेने हैं उसमें से एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब होता है कि ये हम क्या कर रहे हैं, सेट ऑफ कर रहे हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो उसने हमारे 30,000 देने हैं, इसकी कोई भी वक़्त नहीं है। अब हम अपने डेटर्स को देख रहे हैं, तो हमने क्या है कि उसने हमारे कितने, सॉरी हमने उसके कितने देने हैं, 25,000 देने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्रेडिटर लिखा हुआ है, सिर्फ आपको घुमाने के लिए लिखा हुआ है। आगे उन्होंने क्या कर दिया, क्वेश्चन में ये भी लिख दिया है कि हमारे पास सेट ऑफ रिक्वायर्ड नहीं है। सेट ऑफ रिक्वायर्ड नहीं है मतलब क्रेडिटर जितने अभी प्राइस के साथ वो हमारा है, उससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। हम डेटर्स को वो देख रहे हैं, सैंडरी डेटर्स को, तो हम डेटर्स को ही देखेंगे कि हमने उसके कितने देने हैं, सॉरी उसने हमारे कितने देने हैं। ठीक है, डेटर वही होते हैं ना जिन्होंने हमारे पैसे देने हों। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जनरल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी कैलकुलेटेड एट ₹5% ऑफ सैंडरी डेटर्स। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारी जो है वो कितने रेट से कैलकुलेट होगी, 5% से। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाता है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। ठीक है, अब इनकम टैक्स पे हमारी जो प्रोविजन है वो 40% कैलकुलेट 40% रेट अप्लाई हो रहा है नेट प्रॉफिट के साथ। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास नेट प्रॉफिट का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट में क्या कह रहा है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट रिसीव्ड फ्रॉम एमसीबी। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में 2 बैंक गिवन थे, एक ये HBL और दूसरा क्या था, MCB। ठीक है, और अब बात हो रही है MCB की कि MCB जो है वहाँ पे ऑन 31 दिसंबर दिस वॉज डिफरेंट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन्स। ठीक है, इसकी बैलेंस शीट में क्या हुआ, डिफरेंस आया इन रीजन्स की वजह से। एक था उनका अनप्रेजेंटेड चेक था, अनकलेक्टेड, और ये उनके रिकॉर्ड्स थे। ठीक है, अब ये क्या है, अनरिकॉर्डेड स्टैंडिंग ऑर्डर्स पे फॉर ट्रेड सब्सक्रिप्शन। हमने क्या किया, मतलब उस बैंक ने क्या किया, पे कर दिया ट्रेड सब्सक्रिप्शन के लिए, अपने सब्सक्रिप्शन लेने के लिए उसने पे कर दिए। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट ट्रांसफर्स बिल्डिंग रेंट रियलाइज्ड। अब उसे क्या किया, क्रेडिट ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि उसे क्या देना है, बिल्डिंग रेंट देना है, तो उसमें उसने क्या कर दिया, इसको कंज्यूम कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, गुड वैल्यूइंग रुपीज़ दिस। ठीक है, अब गुड्स थी हमारे पास ₹10,000 की वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब बाय फायर से क्या हुई, वो डिस्ट्रॉय होगी, और ये हमारा क्या हुआ, लॉस हो गया। ठीक है, गुड्स डिस्ट्रॉय हुए बाय फायर से, तो ये हमारा लॉस हो गया। एंड इंश्योरेंस कंपनी हैज़ एडमिटेड द क्लेम 7,500। और इंश्योरेंस कंपनी मतलब उसकी कंपनी की जो हमारी गुड्स थी उसकी इंश्योरेंस हुई थी। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी में कितना क्लेम किया, 7,500। नो अकाउंटिंग एंट्री हैज़ बीन पास्ड फॉर लॉस एंड क्लेम। ठीक है, जो हमें लॉस हुआ उसके लिए और जो क्लेम हुआ उसके लिए कोई भी एंट्री जो है वो पास नहीं की गई। ठीक है, तो
तो अब हम क्या करेंगे, इसको जब एडजस्ट करेंगे तो इसकी एंट्री पास करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर। इनकम स्टेटमेंट आपने प्रिपेयर करनी है, ठीक है, और आपने क्या करना है, बैलेंस शीट जो है वो आपने प्रिपेयर करनी है, ठीक है। अब आपको होप सो क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम इसके आंसर की तरफ जाते हैं। एक तो हमारा इसका आंसर ये है कि हमने क्या किए, ये सारे इलो मार्क कर दिए, ठीक है। एक तो आपने क्या करना है, फर्स्ट आपने जो सोल्यूशन करना है उसमें सेम ही अकाउंट बनाना है और इस पे क्या कर देने हैं, इलो मार्क कर देने हैं, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, एंट्रीज को एडजस्ट करना है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इन एंट्रीज को एडजस्ट कर लेते हैं, जो जो हमारे पास ये एंट्रीज आई हुई है, ठीक है। ये एडजस्टमेंट रिक्वायर है ना, तो हम इनको एडजस्ट कर लेते हैं। अब 10% है हमारा बिल्डिंग, शोरूम और फर्नीचर टैक्स पे हम यहाँ पे 10% अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे, डेप्रिसिएशन लिखेंगे, हमारे पास इन 3 अकाउंट्स की है, रेट हमारा ये है और कॉस्ट इनकी हमारे पास कितनी है, ये है, ठीक है। कॉस्ट इसकी और इसकी, ये सारी चीज़ों की हमारे पास कॉस्ट आ गई। कहाँ से आई, यहाँ से। बिल्डिंग की कास्ट हमारे पास यहाँ से गई, शोरूम की यहाँ से गई और फर्नीचर की यहाँ से गई, ठीक है। ये तीनों कास्ट जो हैं ये हमारी यहाँ पे आ गई। अब हम क्या करते हैं, इन पर डेप्रिसिएशन रेट अप्लाई कर देते हैं। आपने क्या करना है, इस सिंपल ये जो कॉस्ट आई है टोटल कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देना है 10% से। तो आप क्या करोगे, 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाय 100 जब आप करोगे तो आपका आंसर ये आएगा। सेम इसको भी 10% रेट है तो 10 डिवाइडेड बाय 100, आंसर ये आ गया। डेप्रिसिएशन आ गई, ठीक है। यहाँ पे भी 10% और इसको भी क्या करना है, 10 डिवाइडेड बाय 100, आंसर हमारे पास ये आ गया। इनका हमने तीनों का सम किया तो हमारे पास आंसर ये आ गया, ठीक है। इन तीनों का सम किया तो हमारे पास जो टोटल था वो ये आ गया। अब हमारे पास आ रहा है NBV, ठीक है, नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू हमारे क्या होती है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। हम कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, ठीक है। यहाँ पे हमारा 1 ईयर है तो हमारी सिंपल डेप्रिसिएशन होगी। अब इस 5 लाख में से हम क्या करते हैं, 50,000 को माइनस कर देते हैं, बकिया हमारे पास जो बचेगा वो ये बचेगा, ठीक है। इसमें से हम माइनस कर देंगे इसको, बकिया हमारे पास ये बचा। सेम यहाँ पे भी माइनस करेंगे तो बकिया हमारे पास यहाँ पे ये बच जाएगा। अब इन सबको हम नेट बुक वैल्यूज जितनी भी आई हैं उनको टोटल कर लेंगे तो टोटल नेट बुक वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट जो एंट्री थी हमारी वो क्या थी, हमारी क्या होगी है, एडजस्ट होगी है, ठीक है। ये हमारी एडजस्ट होगी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेटर्स की हमारे पास क्या है, 44,000 पे वो हमें क्या कर रहा है, 75% से ज़्यादा हमें उससे एक्सपेक्टेड नहीं है रिकवरी, ठीक है। उसने हमारे पैसे देने हैं लेकिन हमें नहीं लगता कि वो हमारे 75% से ज़्यादा पैसे 1 रुपया भी ज़्यादा देगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमारी जो टोटल अमाउंट होगी, ठीक है, जितनी उसने हमारी देनी है हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 में से हम क्या करेंगे, 75 को माइनस करेंगे। ये जो हमारे पास 75% क्वेश्चन में गिवन है, ये बकिया हमारे पास आ जाएगा 25, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 25% से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कि कितनी वो हमारी नहीं अमाउंट देगा। सपोज हम कहते हैं कि वो हमें 75% दे रहा है और कितनी अब हमने उसने नहीं पे की और कितनी से अब वो हमारा डेटर रह गया है, ठीक है। अगर से वो नहीं पे कर रहा है लेकिन हमने अपनी एंट्रीज एडजस्ट करनी है, इसलिए हम क्या कर लेते हैं कि ये हमारा स्पेसिफिक डेटर है, ऐसा डेटर है जो हमें पे कर ही नहीं सकता, मतलब ज़्यादा अमाउंट, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे 25% से। सेम यहाँ पे आप क्या करेंगे, 44,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। परसेंटेज को हम किसके इक्वल शो करते हैं, 1/100 के। तो हमारे पास जो अमाउंट है वो ये आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, 25,000 है और ये हमारा, इसका हमने इसको मतलब अच्छे से पढ़ लिया हुआ है। तो 25% को हम क्या करेंगे, सिंपल 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि इसमें हमारे पास कोई भी परसेंटेज नहीं दी हुई, ठीक है। तो जब 0 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आंसर जो आएगा वो हमारे पास 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जनरल डेटर। जनरल डेटर का हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जनरल प्रोविजन फॉर डेट्स इज टू बी कैलकुलेटेड 5%, ठीक है। 5% हमारे सन्डी डेटर्स के लिए हैं। सन्डी डेटर्स हमारे स्टेटमेंट में हमें गिवन है। सन्डी डेटर्स हमारे कितने हैं, इस अमाउंट के साथ, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5% से। सेम अमाउंट, ठीक है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5%, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। बल्कि नहीं, हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सन्डी डेटर्स आ रहे हैं, कितने डेटर्स आ रहे हैं हमारे पास, 744,000, ठीक है। हम 744,000 में से माइनस कर देंगे, 744,000 में से माइनस करेंगे जो हमारे स्पेसिफिक डेटर्स हैं, ठीक है, और जो हमारे क्या हैं, गुड डेटर्स हैं और जो हमारे स्पेसिफिक डेटर्स हैं,
ऊपर वालों दोनों को हम माइनस कर देंगे, इसमें से तो बकिया हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो हमारे पास आएगी जनरल डेटर्स की, ठीक है। उस अमाउंट को हम यहाँ पे लिखेंगे, हम टोटल को नहीं लिखेंगे क्योंकि आधे तो हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिए हैं ना। हमारे सन्डी डेटर्स ये टोटल में ला के बने ना, ये सारे हमारे सन्डी डेटर्स है और इनका जो सम होगा वो हमारे पास 744,000 के इक्वल होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे टोटल प्राइस में से, और जो बकिया हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास ये आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पे 5% रेट अप्लाई कर देंगे। इन दोनों पे रेट अप्लाई हो चुका है, इस पे नहीं हुई रेट अप्लाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पे रेट अप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 33,750, ठीक है। अब टोटल हमारे जो थे डेटर्स वो यहाँ पे ये थे सन्डे डेटर्स टोटल, ठीक है, जो हमारे पास क्वेश्चन में दिए हैं। इनका अब हमने इनको कैलकुलेट कर लिया, इनका सम करके हमारे पास जो आया आंसर वो आया 44,000, ठीक है, और 750 इनको हमने सम किया। अब हम क्या करेंगे, टोटल में से इसके सम को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा और ये हमारे क्या आएंगे, ये हमारे आ जाएंगे नेट डेटर्स, ठीक है। नेट डेटर्स हमारे ये आ जाएंगे, ये देखें 744,000 में से हमने माइनस कर दिया ये जो हमारे पास आंसर आया इसको, ठीक है। वो जो हमने यहाँ पे काम किया तो बकिया हमारे पास आगे नेट डेटर्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट क्या है। थर्ड स्टेटमेंट में हमें बताया है कि हमने क्या करना है, नेट प्रॉफिट पे अप्लाई करना है 45% रेट। अभी हमारे पास नेट प्रॉफिट नहीं आया, ठीक है, तो इसका रेट अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले हम अपनी बैलेंस शीट का जो 4th पॉइंट है ना, ठीक है, पहले हम 4th पॉइंट को कर लेते हैं कवर, इसको भी हमने कर लिया। अब हम 4 पॉइंट को देख, ये हमारे पास गिवन किसका है, एमसीबी बैंक का, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एमसीबी बैंक क्या हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस है, ये कैश एट बैंक हमारे पास ये क्या है, एमसीबी का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। हम एमसीबी का ओपनिंग बैलेंस एडजस्ट करेंगे 260,000। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैश बुक अपने बनाएंगे एमसीबी की और हम यहाँ पे इसका ओपनिंग बैलेंस एडजस्ट कर लेंगे जो हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन है। नेक्स्ट हम देख लेंगे हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने 2 चीज़ें दी थी, ठीक है, अनरिकॉर्डेड चेक में। अनरिकॉर्डेड हमारे पास क्या था, 2000 हमने जो पे किया, मतलब ये हमारा क्रेडिट आएगा, ठीक है। ये क्या किया, एमसीबी बैंक ने क्या किया, पे किया। और ये क्या था, इनका एक्सपेंस था, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये चीज़ डेबिट हो जाएगी, ठीक है। 2000 को क्रेडिट कर देंगे और जो हमारे पास 6000 आएगा उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हम इसको कर देंगे और यहाँ पे हमने टोटल कैलकुलेट किया, हमारे पास 266,000 आया, ठीक है। यहाँ पे हमने टोटल कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास सिर्फ 2000 था। हम क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस कर देंगे 2000 को, तो हमारे पास अमाउंट आएगी 264,000 और इसको हम क्या कर देंगे, एज अ क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे। अब हमारी दोनों साइड्स क्या होगी, बैलेंस होगी, क्लियर। अब हमारे पास रह गए यहाँ पे ये दो, इन दोनों को हम बाद में देखते हैं, ठीक है। हमारे पास ये दोनों डन हो गए। अब ऊपर वाली दोनों एंट्रीज को हम बाद में करते हैं, पहले हम नीचे देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या था, फायर से लॉस हुआ था हमारी गुड्स का 10,000 का और हमने क्या किया था, क्लेम इंश्योरेंस क्लेम हमें कितना हुआ था 7500 और ये दोनों हमने एंट्रीज जो थी हमने नहीं की थी। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम इनकी एंट्रीज भी कर लेते हैं और इनको एडजस्ट भी कर लेते हैं। पहले तो हमारे पास कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ये अंदाजा लगाना है कि लॉस कितना हुआ, 10,000 हमारा लॉस हुआ टोटल, जबकि इंश्योरेंस हमें 7500 की मिल गई। तो अब हमारा लॉस कितना बना, मतलब 75 जो थे वो तो हमें रीबैक हो गए ना, 7500 रीबैक हो गए। तो बकिया हमारे पास कितने आए, 2500, ठीक है। 2500 का अब हमें क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। ये 2500 का अब हमें लॉस हुआ तो हमारा 10,000 का था, लेकिन इंश्योरेंस की वजह से हमें क्या मिला, 7500 बैक मिल गया और हमारा टोटल लॉस अब कितना बना, 2500 का, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, लॉस बाय फायर। फायर की वजह से हमारा लॉस कितना हुआ, 2500। इंश्योरेंस हमें कितने मिली, 7500, ठीक है। और ये टोटल मिला के हमारे पास बने 10,000 और 10,000 कितनी थी, हमारी परचेजेस थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, मतलब परचेजेस हुई थी तो ही हमारा लॉस हुआ ना। अब ये परचेजेस थी तो इस पे हमारी जो अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। ये जो हमने चीज़ें बेची वहाँ पे हमारे पास कितनी अमाउंट थी, 1,27,400। हम यहाँ पे लिख लेंगे सेम अमाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इसमें से हम माइनस कर देंगे जो हमारा लॉस हुआ है फायर की वजह से, ठीक है। अब टोटल हमारे पास क्या आ जाएगी, ये अमाउंट आ जाएगी, ठीक है।
अब हम क्या कहेंगे कि हमारे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो हमारे पास कितनी है, ये है, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा लॉस हो गया ना, इसको अब हम क्या करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर। अब हमारा क्या हुआ, ये पॉइंट भी डन हो गया, तो अब हम इसको भी क्या करते हैं, टिक मार्क करते हैं, ठीक है। अब हमारे 2 पॉइंट्स ये रह गए। अब नेट प्रॉफिट जो है वो तो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में, और जो हमारे पास ये 2 हैं, मतलब ये पॉइंट्स पेंडिंग है, इनको भी हम आगे चल के देखते हैं। अब हम आते हैं इनकम स्टेटमेंट की तरफ, ठीक है, हम इनकम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। अब हम इनकम स्टेटमेंट करते हैं, तो इनकम स्टेटमेंट हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे। ये इनकम स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी सेल्स मेंशन कर ली, जो हमारे पास लोकल सेल्स हैं और एक्सपोर्ट सेल्स हैं, ठीक है, 2 हमने सेल्स की, यहाँ पे हमारे पास मेंशन है दिस वन, लोकल सेल्स और एक्सपोर्ट सेल्स, ठीक है। हमने क्या की, इनकी जो प्राइस थी हमने वो जाके यहाँ पे मेंशन कर दी। अब हम इन दोनों प्राइस को क्या करेंगे, सम करेंगे, तो हमारे पास ये वाली अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी हमने लास्ट में फाइंड की है, ये वाली आ जाएगी। हम क्या करेंगे, इस सारी को, क्योंकि हमने एंट्री जब एडजस्ट की उसके बाद तो हमारे पास यही कॉस्ट बनी ना, तो हम ये वाली कॉस्ट यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम सेल्स में से माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हम इनको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को देखेंगे कि हमारे जो सारे एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो क्या क्या हमारे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा कौन कौन सा एक्सपेंस है, ये है, ठीक है, एक हमारा ये एक्सपेंस है, और उसके अलावा हमारे पास बाकी जो एक्सपेंस हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ है मार्केटिंग एक्सपेंस, ये भी हमारा कितना है 20,000, ठीक है। इन दोनों एक्सपेंस को हम क्या करेंगे, जाके यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ पे ये हमारा आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सॉरी मार्केटिंग एक्सपेंस। इन दोनों को मिला के जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस बनता है, ठीक है। चाहे तो आप ये वाला काम करें, चाहे तो ना करें, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो भी इनके साथ ही लिख लें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये हमारे एक्सपेंस है तो हम इनको अलग कर लेते हैं, बाकी चीज़ें हमारी अलग हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, ठीक है, ये हमने हाफ लिखी। अब इसमें हमने हाफ लिखा तो हम यहाँ पे देख लेते हैं हमें इसमें लॉस कितना हुआ 2500 का। अब जो हमारा लॉस है तो ये हमारा लॉस के अकाउंट में जाके यहाँ पे मेंशन हो जाएगा लॉस कितना हमें हुआ गुड्स की वजह से 2500, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2500 लिख लिया, अपना लॉस लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाती है, डेप्रिसिएशन आ जाती है, ठीक है। डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी थी टोटल, यहाँ पे डेप्रिसिएशन ये थी, ठीक है, 810,040। तो हमने क्या की 810,040 जो हमारे पास डेप्रिसिएशन थी वो भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बैड डेट। स्टूडेंट्स अब ये बैड डेट यहाँ पे वर्किंग मॉड्यूल 2 से हमारे पास आया है, ठीक है। वर्किंग मॉड्यूल 2 हमारे पास ये बनता है, ठीक है। इसको मैंने बहुत ज़्यादा सॉल्व किया है, तकरीबन मैंने 3 घंटे इस पर इन्वेस्ट किया है, तो मुझे नहीं पता चला कि यहाँ पे आपके क्वेश्चन में ये जो बैड डेट्स है तो ये कहाँ से आया है, ठीक है। तो इसलिए इस वजह से आपके लेक्चर्स लेट हो जाते हैं, इन पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो अब ये बैड डेट्स का मुझे नहीं पता, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को पता है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, ताकि मुझे भी पता चल जाए और बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चल जाए। लेकिन फिर भी मैं इस पर मतलब सर्च करूँगी, और अगर मुझे पता चला कि ये बैड डेट्स हमारे पास कहाँ से आया है तो फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूँगी, और मैं उस कमेंट को पिन भी कर दूँगी, ठीक है। अभी के लिए मैं इसलिए इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ ताकि नेक्स्ट जो आपके लेक्चर्स हैं वो ना रुके और इसको हम एक दफ़ा कवर अप कर लें, ठीक है। अगर फिर मुझे समझ आ गई इसकी, या मतलब मज़ीद सर से मुझे क्लैरिफाई हो गया, तो फिर मैं आपको भी क्लियर कर दूँगी कि ये बैड डेट्स हमारे पास कहाँ से आया है, ठीक है। आया तो ये वर्किंग मॉड्यूल 2 से है, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये वर्किंग मॉड्यूल 2 से कैसे आया है वो यहाँ पे ये चीज़ डिफ़ाइन नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको नेक्स्ट चलाते हैं कि हमारे पास ट्रेड सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारे पास 2000 है, ठीक है। ये भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, जो हमारे पास यहाँ पे ये है ट्रेड सब्सक्रिप्शन, ठीक है, 2000। तो ये भी हमारा एक्सपेंस था, इसको सबको हमने यहाँ पे लिख दिया, और अब हमने इनको ऐड कर दिया। ऐड करके हमारे पास जो अमाउंट बनी वो ये बनी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारे जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे इनको हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा होगा, जो हमारे पास ये है, ठीक है,
इसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो अमाउंट बनेगी वो हमारा आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका आ गया। नेक्स्ट अब हम आगे चलेंगे, हम देखते हैं कि हमारे पास जो दूसरी इनकम्स है वो कहाँ से आ रही है। एक तो क्या है हमारे पास, ये बैंक है। ठीक है, बैंक की अमाउंट 6000 आएगी। अब स्टूडेंट्स आपने एक बात देखनी है कि यहाँ पे जितनी भी हमारी ये एंट्रीज होंगी ना ट्रायल बैलेंस की, इनको हम एक दफ़ा ऐड करते हैं, लेकिन जो हमारे पास एडजस्टमेंट की एंट्रीज हैं इनको हम दो दो बार ऐड करते हैं। ठीक है, एक बार इनको हमने वर्किंग मॉड्यूल में एडजस्ट किया और एक दफ़ा अब हम क्या कर रहे हैं, आके अपने इनकम स्टेटमेंट को एडजस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, दो बार एंट्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अब रेंट रियलाइज्ड जो एंट्री होगी, ठीक है, वो हमारे पास होगी। उसके बाद नेट प्रॉफिट हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा, इसको हम ऐड कर लेंगे, जो हमारी इनकम हुई है तो ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे हमारे पास एक हमने पॉइंट छोड़ा था कि हमारा जो नेट प्रॉफिट होगा उस पर हमने कितना इनकम टैक्स अप्लाई करना है, 40%। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे आके हमारा पॉइंट ये कवर होता है कि हमने 40% क्या करना है, इनकम टैक्स अप्लाई करना है अपने नेट प्रॉफिट पे। हम क्या करेंगे, जो हमारा नेट प्रॉफिट होगा ये आया, ठीक है, इस पर क्या करेंगे, 40% अप्लाई कर देंगे। तो आपने अपने नेट प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देना है 40 डिवाइडेड बाय 100 से। ठीक है, जो आंसर आएगा वो आपका ये आएगा। अब यहाँ पे क्या है, जो इनकम टैक्स प्रोविजन वर्किंग जो आपके नोट्स हैं वो 4 से ये रेफरेंस कर रहा है। ठीक है, 4 पे जाके आपने देखना है, तो ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, यहाँ पे ये रॉन्ग पुट की हुई है, यहाँ पे गलत है, तो आप इसको खुद से कर लें। आप क्या करें, ये जो हमारे पास नेट प्रॉफिट आया है इसको मल्टीप्लाई कर दें 40 डिवाइड बाय 100 से, तो जो आपका आंसर आएगा वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इनकम टैक्स। ठीक है, जो भी इनकम टैक्स आएगा हम क्या करेंगे, उसको जो हमारा टोटल नेट प्रॉफिट होगा ना, टैक्स को उसमें से माइनस कर देंगे। तो अब जो हमारे पास हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा वो हमारा ये होगा। ठीक है, अब हमारा नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो गया और जो टैक्स है वो भी अप्लाई हो गया। ठीक है, ये भी हो गया काम। तो अब हमारे पास जो इनकम स्टेटमेंट है वो डन हो गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, अपने एसेट्स को लिख लेंगे और करंट एसेट्स को लिख लेंगे। ठीक है, एसेट्स में हम क्या एंट्री करेंगे, बिल्डिंग की, शोरूम स्टॉक की, और जो हमारे पास फर्नीचर है। ठीक है, ये क्या करेंगे, हम यहाँ से ट्रायल बैलेंस से एंट्रीज उठा के हमने यहाँ पे कर दी और इन एंट्रीज को सबको हमने ऐड किया, तो हमारे पास जो बनी प्राइस वो हमारे पास ये वाली प्राइस आ गई। ठीक है, फिर हमने क्या किया, करंट एसेट्स में हमने देखा कि करंट एसेट्स में हमारी क्या क्या चीज़ आती है। एक मैंने आपको ये बताया था कि ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है और ये भी हमारा एसेट में है। ठीक है, अब हमारे पास जो जो चीज़ें एसेट्स में हैं, ठीक है, ये चीज़ तो हमारे पास 3 थी फिक्स्ड एसेट्स में, ये हमने लिख ली। अब हमने क्या करना है, करंट एसेट्स में लिखना है। करंट एसेट्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे जाके मेंशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमारी जो जो चीज़ें होंगी, अब ये हमारा एसेट है कैश एट बैंक, दिस वन ये हो गया, सन्ड्री डेटर, उसके बाद स्टाफ, एडवांस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने क्या की, 1 बाय 1 आके अपनी बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में लिख ली। इंश्योरेंस क्लेम भी हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस भी हमें मिली है ना, और ये हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये इंश्योरेंस मिली थी हमें, यहाँ पे ये 7500। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि ये भी हमें मिली है। उसके बाद ये बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी कहाँ से आ रही हैं, ट्रायल बैलेंस से। ठीक है, ये सारे एसेट्स को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया और इनका सम जो हमने लिया वो हमारे पास बना ये वाला एसेट। ठीक है, अब टोटल एसेट्स फाइंड करने हैं, तो फिक्स्ड और करंट एसेट्स को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा ये। ठीक है, ये अमाउंट आ गई। अब ऑनर्स इक्विटी को देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या किया, कैपिटल हमारा आ रहा था ऑनर्स इक्विटी में, ये हम कैपिटल अपना यहाँ पे लिख लेते हैं ऑनर्स इक्विटी में। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया हमने अपना कैपिटल। फिर हमने अपना नेट प्रॉफिट लिख लिया। अब जो नेट प्रॉफिट हमारा टैक्स के बाद है ना, हम इसको कंसीडर करेंगे, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा था कि जो ड्राइंग्स हैं हमारी वो भी हमारी किस में आ रही हैं, ऑनर इक्विटी में आ रही हैं। तो अब हम ड्राइंग्स को भी क्या करेंगे, ऑनर इक्विटी में जाकर लिखेंगे, लेकिन हम इसको ड्राइंग्स को क्या कर देंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और ड्राइंग्स को क्या कर देंगे, इनमें से माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि ड्राइंग्स क्या है, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है। बकिया आंसर जो हमारे पास आएगा वो ये आएगा। नेक्स्ट हमारे पास अब आती हैं हमारी लाइबिलिटीज़। ठीक है, हमने लाइबिलिटीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है। लाइबिलिटी हमारे पास क्या होगी, एक तो हमारे पास टैक्स की अमाउंट होगी जो हमने क्या की थी, माइनस की थी। ठीक है, ये जो हमने टैक्स कैलकुलेट किया था ना, 2 लाख एंड 3000, सॉरी 20 लाख नहीं, यहाँ पे बनेगा
ये हमारे पास बनेगा 2,03,04,000। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने बैलेंस शीट में लिख लेंगे एज अ लाइबिलिटी कि हमारी ये प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स चार्ज हुई। उसके बाद बैंक ड्राफ्ट और सन्डे क्रेडिटर्स क्या हैं, ये हमारे पास आएंगे हमारे ट्रायल बैलेंस से। ठीक है, यहाँ पे ये भी हमारी लाइबिलिटी थी और बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारी लाइबिलिटी थी। दोनों लाइबिलिटीज हमारी किधर चलेगी, इधर चलेगी बैलेंस शीट में। इनको अब हम ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट बनेगी। ठीक है, अब ये जो हमारे पास अमाउंट बनी है और जो ऊपर हमारे पास ये ऑनर्स इक्विटी की बनी है, हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और आंसर जो हमारे पास आएगा वो ये आएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास बैलेंस शीट की हमारे पास राइट साइड की इक्वेशन है और ये हमारे पास बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड की इक्वेशन है। तो आप देख सकते हैं कि जो दोनों अमाउंट्स हैं वो हमारी सेम है, तो इसका मतलब है जो हमारी बैलेंस शीट है वो हमने क्या की है, मतलब ठीक बनाई है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है, लेकिन मैं आपको फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको इन बैड डेट्स का पता है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, ताकि मुझे भी और दूसरे स्टूडेंट्स को भी पता चल सके, और अगर मुझे पता चला तो फिर मैं भी कमेंट बॉक्स में आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।